जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, पाकिस्तान मौके को बुनने जरूर आ जाता है, बिना बुलाए, बिना भूमिका के, बस शोशेबाजी के लिए। मिडिल ईस्ट में हालात जल रहे हैं। इजराइल ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर दिया है और जनाब शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच गए हैं मुस्लिम एकता का भाषण देने। मतलब जिस देश की अपनी आर्थिक हालत वेंटिलेटर पर हो, जो खुद IMF के दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है, वो अब दूसरों को मजबूती और एकता का पाठ पढ़ा रहा है। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, अब इजरायली हमलों की निंदा कर रहा है जैसे उसकी कोई हैसियत हो। हकीकत ये है कि पाकिस्तान को खुद कोई मुस्लिम देश गंभीरता से लेता नहीं। सब जानते हैं इसकी नीयत क्या है और इतिहास कैसा है। अब जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है तो पाकिस्तान आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद को फिर से किंग मेकर दिखा सके। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं है। मुस्लिम देशों को अब समझना होगा कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर छुपे इन जैसे नकली नेताओं में है। इन सब पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। बीच में एंट्री होना मिडिल ईस्ट में जब तनाव चल रहा हो और ये कहना कि सभी मुस्लिम मुल्क एक साथ आ जाए, क्या पाकिस्तान यहां पर खुद को खलीफा बनने की रेस में आगे करना चाहता है क्या, या मंशा क्या है पाकिस्तान की? देखिए, हालांकि मोहसिन रजा साहब यहां पर मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 80 के दशक से पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल रहा था, आतंकवाद को एक फैक्ट्री की तरह पैदा कर रहा था और पूरे विश्व में सप्लाई कर रहा था, उसके कारण आज पाकिस्तान पूरी तरह से खस्ता हाल में पहुंच गया है, पूरी तरह दिवालिया हो चुका है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है कैसे सरवाइव करे, क्या करे। बहुत से देशों से, अरब देशों से वो कर्जा लेता है अपनी इकोनॉमी को चला देने के लिए और अपना करने के लिए। अब उसको ये लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका है जब अरब देशों में जाकर के अपना वो प्रभाव जमाए और लोगों को दिखाए कि वो कितना वफादार है इस्लाम का और कितना वो पूरे अरब देशों की रक्षा करना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान का और कोई उद्देश्य नहीं है। वो अपने क्राइसिस से, जो पाकिस्तान में आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, आर्थिक जो संकट वहां चल रहा है, जो एक तरह से फेल स्टेट होने की कगार पर पाकिस्तान पहुंच गया, उससे बचने के लिए, अपने आर्थिक संसाधनों की जुटाने के लिए वो अरब देशों की तरफ रुख किया है। और पाकिस्तान ने पहली बार इस तरह का इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है। इससे पहले कभी पाकिस्तान इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दिए। जब गाजा में इसमें हिजबुल्लाह और हमास के हमले चल रहे थे इजराइल के ऊपर, तब पाकिस्तान ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। उससे पहले इतने युद्ध हुए हैं अरब देशों में, इस सारे देशों ने मिलकर के इजराइल पर हमला किया, तब पाकिस्तान ने कभी नहीं रोका किसी को। तो इसलिए पाकिस्तान का इस वक्त एंट्री करना ये हास्यास्पद लगता है और इस प्रकार का वो अपने मतलब के लिए एंट्री की है और उसका कोई कारण नहीं। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है यूके देवनाथ जी की, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पाकिस्तान को इस बात का डर था और पाकिस्तान की आवाम के बीच में और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच में एक चर्चा थी कि इजराइल इस युद्ध में भारत का साथ दे, कहीं ना दे दे, और इजराइल इस युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ ना कूद जाए। देखिए, ये पाकिस्तान के लोगों का भ्रम है कि इजराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत है। जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो है कि भारत एक सक्षम देश है, मजबूत देश है, हमारे इरादे बहुत क्लियर हैं। हमारा सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस एम जो है वो पाकिस्तान के बनिस्बत बहुत ही क्लियर है। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो फिर हमें उसका छोटा छोटा टैक्टिकल लेवल पर जवाब देना है। हमने कभी यह कोशिश नहीं की कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें अपनी फौज के इस्तेमाल से। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात हो रही है, भारत ने अब एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है, पहले भी कह दिया था, दशकों से हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजना बंद करे, उनको मदद देना बंद करे, तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते जो हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में हमारे जो नेबरहुड है सबसे दोस्ती करना है,
हमने सार्क फॉर्मेशन किया, सार्क के सब देशों को मिलजुल के हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी मेंबर था, नेपाल है, बर्मा है, सबके साथ हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ भी हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में टेम्पररी सेटबैक होते हैं। चीन के साथ हाल ही में संबंधों को अच्छा बनाने की तरफ बहुत बड़ी प्रगति हुई है। इसी तरह से पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की अगले 100, 200, 300 साल तक पाकिस्तान का दुश्मन नहीं रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों की जो अवाम है वो मिलकर आगे बढ़े। अगर आज पाकिस्तान के थ्रू हमें ट्रेड करने का मौका दिया जाए अफगानिस्तान तक, तो उससे पाकिस्तान की जो रेवेन्यू इंक्रीज होगी वो उनके जीडीपी को ऑटोमेटिकली 2% बढ़ा देगी। इसी तरह से पाकिस्तान को भी ट्रेड करना है बांग्लादेश के साथ। अगर पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करता है तो फिर हम लैंड रूट खोल देंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में लैंड रूट से ट्रेड होने देंगे। पाकिस्तान की जीडीपी ऑटोमेटिकली 1% बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए हमारी एक ही प्रीकंडीशन है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्द जो अपने मंसूबे हैं उनको छोड़ दे। ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मोहसिन रजा खान साहब, अब आप बताइए, पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो गई? क्या चल रहा है पाकिस्तान में और क्या सोच रहे हुक्मरान? देखें, आप बहुत अच्छा किया जो हमारे फाजिल कर्नेल्स ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया। अभी भारत ने तस्लीम कर लिया है कि उसका कितना नुकसान हुआ है, उसके कितने जहाज गिरे हैं, और ये सब कुछ भारत ने अब सरकारी तौर पे तस्लीम कर लिया। अरे मोहसिन रजा खान साहब, ये डेटा कहां से लेकर आ गए आप? हमें ये डेटा पता नहीं, आपको कैसे मिल गया? स्लीपर सेल इतने अंदर तक घुस गए क्या कि यहाँ के पत्रकारों को डेटा नहीं मिला, आपको मिल गया? आपको जल्दी मिल जाएगा, आप फिक्र न करें। आप को भी ये डेटा मिल जाएगा। आप अपनी आंखें खोलें, कान को खोलें। नहीं, हम आंखें तो खोले हुए हैं, इसीलिए हमें मिल नहीं पाया। आप आंखें बंद करके भी आपको मिल जा रहा है, यही हैरानी की बात है। तो आपको भी मिल जाएगा। आप अपने दिल से पूछें कि कितना आपको लॉस हुआ है। मैं ये कहना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान और तुर्की और चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। आपको ये इल्म है कि अजरबैजान और तुर्की जो हैं दोनों इस्लामी मुल्क हैं और इन्होंने तमाम तर अपने रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। इससे क्या साबित हुआ कि पाकिस्तान। अच्छा मोहसिन रजा खान साहब, उसके बाद भी क्या हुआ? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, और चीनी जो आपने इक्विपमेंट्स लिए थे वो तो चले ही नहीं, और चीन के बारे में भी तो कहा भी जाता है कि चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। वही हुआ आपके साथ। आपको जो नुकसान हुआ है और आपकी जो जहाज गिरे हैं वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों की दुआओं से भी गिरे होंगे। अगर चीन के हथियारों से नहीं गिरे, राफेल जमीन पे आ गया तो किसी मौलवी और किसी जादी का कारनामा होगा। आप क्यों आप एमको की जन्नत में रहना चाहते हैं और क्यों नहीं हक़ाइक़ को तस्लीम करते कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक बहुत बड़ी ताकत है। उसने ऑपरेशन बुनियाद वसूल जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश की थी, उसमें भारत को ऐसा मजा चुकाया है कि सारे इस्लामी मुल्क के पाकिस्तान की तरफ देखने पर। अच्छा, नुकसान मोहसिन रजा खान साहब आपका हुआ। आपके पीएम ये कहते हुए नजर आए कि हमें लगा कि भारत ने न्यूक्लियर हमला कर दिया। सब बयान आपकी तरफ से आए, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि जीत आपकी हो गई। आप देखें, अगर आप अपने इस मंतरे से बाहर निकलेंगे और आप हक़ाइक़ को देखेंगे तो आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें ना, आपको समझ जाएगी कि आपके साथ क्या हुआ। अरे आप ही पढ़ लीजिए, मैंने तो पढ़ा था, न्यूयॉर्क टाइम्स को भी पढ़ा था, मैंने वॉशिंगटन पोस्ट को भी पढ़ा था, और सब में ये दिखाया गया और बताया गया कि नुकसान कितना पाकिस्तान को पहुंचा। बहुत पहुंचा। हाँ। आप फिक्र ना करें,
बहुत पूछा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन आप ये जाने कि आपको कितना नुकसान हुआ। और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बन के उभरा। और अब जबकि कतर के खिलाफ इसराइल ने, ईरान के खिलाफ इसराइल की जो कार्रवाई थी, पाकिस्तान ने उसमें भरपूर ईरान का साथ दिया और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का उस वक्त सदर था, पाकिस्तान ने वो मामला सलामती कौंसिल ने भी उठाया। अच्छा, यहां पर इजराइल का पाकिस्तान क्या कर लेगा, क्या कर ही सकता है इजराइल का पाकिस्तान? इसराइल जो है, पहले भी इसराइल के ड्रोन के जरिए आपने पाकिस्तान में कार्रवाई की और वो ड्रोन हमें मालूम है कि वहाँ इसराइली एजेंट जो थे चला रहे थे। और अभी भी जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, अरे आपके पूरे एंटी डिफेंस सिस्टम को हमने तहस नहस कर दिया, इजराइल के ही ड्रोन थे। हाँ, तो आपके जो तहस नहस हुआ वो आपको खबर नहीं होती ना। यही तो अफसोस की बात है कि बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा, आपको पता नहीं चलता कि आपका क्या नुकसान हुआ। और आपके जो नुकसान हुए हैं वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अरे आप छोड़िए ना, हमारे नुकसान की छोड़िए, आप ये बताइए इजराइल का क्या कर लेंगे आप लोग? देखें, इतने सारे अरब मुल्क मिलकर इजराइल का कुछ नहीं कर पाए, पाकिस्तान क्या कर लेगा? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान की केवल आग में घी डालेगा क्या मोहसिन रजा खान साहब? पाकिस्तान की इसराइल के साथ कोई शर्त नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ बहुत दूर का फैसला है। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ये फिक्र पड़ी है कि पाकिस्तान। अरे मोहसिन रजा खान साहब, आपके F-16 जो फाइटर जेट्स हैं उनकी चाबी तो अमेरिका के पास है, वो चाबी देगा ही नहीं तो उड़ान कैसे भरेंगे आप लोग? तो ये तो आपकी गलतफहमी है कि पाकिस्तान के पास F-16 है। अच्छा, सारी गलतफहमी मोहसिन रजा भाई मुझे ही है, पाकिस्तान को कोई गलतफहमी नहीं है। पाकिस्तान के पास JF-15 थंडर है जो कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। दुनिया में पाकिस्तान जो वाहिद पाकिस्तान की एयरफोर्स है जो कि अपनी जहाज खुद तैयार कर रही है, जबकि इंडिया जो है इस मामले में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। अच्छा, रोटी तैयार हो पा रही है कि नहीं पाकिस्तान में? जहाज तो तैयार कर ले रहे हैं, रोटी वोटी मिल पा रही है कि नहीं, तैयार कर ले रहे हैं कि नहीं? बहुत सारी तस्वीरें मैंने देखी थी यूट्यूब पर, और आप ही के पाकिस्तान के ही यूट्यूबर्स ने ये सारी वीडियोस अपलोड की है। आप आए ना, आपको रोटी खिलाते हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपको रोटी की क्यों इतनी चिंता हो रही है? आप आए, आपको रोटी भी खिलाएंगे, आपको बर्गर भी खिलाएंगे, आपको पिज्जा भी खिलाएंगे। आप फिक्र पाकिस्तान की आपको बहुत। अच्छा, बर्गर और पिज्जा तो अमेरिका का है, पाकिस्तान का क्या खिलाएंगे आप? जो आप खाना चाहेंगे। ठीक है, एक जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर शिवजान जी के पास आपको PL-50 खिलाएंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी। आपके लिए आप जो कहेंगे आपके लिए हाजिर करेंगे, आप फिक्र न करेंगे। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।